सकीना के प्रति, और एक अच्छी प्रेम कहानी सृजित की है प्रेमचंद ने। प्रेमचंद के बारे में ये माना जाता है कि प्रेमचंद ने प्रेम कहानियां नहीं लिखी या प्रेम प्रसंग नहीं सृजित किए, लेकिन कुछ जगहों पर उन्होंने किया है। प्रेमचंद खास करके इस उपन्यास में ही देखें तो इस उपन्यास में सलीम और सकीना का बाद का प्रेम और उसके पहले जो अमर का प्रेम है और सकीना के साथ जो प्रेम है वो पूरा का पूरा मतलब एक बहुत तरल प्रेम कहानी सृजित की है। बीच में कुछ शेर भी प्रेमचंद ने उद्धृत किए हैं, जाहिर है बहुत रूमानी किस्म के शेर हैं, और प्रेमचंद जैसे कथाकार से अधिकांश लोग ये उम्मीद नहीं करते कि प्रेमचंद के वहाँ इस तरह के रूमानी शेर इस्तेमाल किए जाएंगे। इसमें कई 4-5 शेर हैं जिसको इस्तेमाल करते हैं प्रेमचंद, और सलीम और नायक के बीच की जो बातचीत है उसमें ये चीज़ उभर करके आती है। सकीना से के प्रति आकृष्ट हैं नायक, लेकिन धीरे धीरे प्रेमचंद दिखाते हैं कि फिर यह आकर्षण समाप्त होता है, वो जो मन में उसके लगाव है वह खत्म होता है, और नैना की जब मृत्यु हो जाती है, जब वो शहीद हो जाती है, तो सकीना कहती है कि उनसे कहिएगा, लाला से कहिएगा, सुखदा से कहती है कि मैं हूं, मैं, यानी कि जो कल तक प्रेमिका थी बहन की भूमिका में जाने को तैयार है। तो सुखदा एक तरह से व्यंग्य करती है कि लेकिन तुम्हारा तो उनसे कुछ और रिश्ता रहा है। तो कहती है तब उनको एक स्त्री की ज़रूरत थी, आज बहन की ज़रूरत है, और खुद वो सलीम के जीवन में चली गई है, सलीम की नायिका बन जाती है उपन्यास में, और इस प्रकार सकीना का चरित्र भी उन्होंने सृजित किया। बड़ी चीज़ यह है कि जो सकीना की माँ है और सकीना जो है उसके माध्यम से यहाँ पर पुनः प्रेमचंद यह चित्रित करते हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं वही आज़ादी का सही मतलब समझते हैं और आज़ादी की लड़ाई में हर प्रकार का योगदान देना चाहते हैं। उल्लास है, प्रसंग आता है कि जब वो 2 रुपए दे रही होती है चंदे के रूप में, तो उसकी गरीबी को देख करके नायक महोदय जो है वो लेना नहीं चाहते, तो जो वाक्य कहती है वो बहुत मारक वाक्य कहती है कि जहां गरीबों के रुपए की कोई इज्जत नहीं, वहां गरीबों की क्या इज्जत होगी। यानी कि जब तुम आज़ादी की लड़ाई में मुझे इस तरह शामिल नहीं कर सकते हो, तो जब आज़ादी मिलेगी तो वो किस प्रकार की होगी। एक प्रकार का सवाल है, ये वही सवाल है जो अलग तरह से देवी दिन सवाल करता है गबन में। कहानियों में उनके नायक और नायिका सवाल करते हैं। तो यह प्रेमचंद की एक तरह से कहेंगे लाइन है जिसमें वो बहुत गरीब तबके से, शोषित तबके से आए लोगों के माध्यम से मुक्ति की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। मजहब के सवाल आते हैं जब प्रेम हो जाता है सकीना का और नायक का, तो लोग कहते हैं कि ये मजहब का मामला है, तो कहते तो इस पर भी एक लंबी जिरह है कि मजहब प्रेम के आगे बहुत छोटा हो जाता है। हालांकि प्रेमचंद उसमें बहुत व्यवहारिक बातें करते हैं कि किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, शहर में किस तरह के व्यवधान आ सकते हैं। सलीम और आपस में बात होती है इन दोनों की, अमर की। तो ये तमाम प्रसंग लेकर के प्रेमचंद आते हैं और एक तरह से मनुष्यता का विकल्प सामने रखते हैं कि मनुष्यता सबसे बड़ा धर्म है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब तो हमने अपनी व्यवस्था बना रखी है यहाँ पर जीने के लिए समाज में। दरअसल सबसे बड़ा धर्म तो मनुष्यता का ही धर्म होता है। मनुष्य का धर्म होता है। हम आपस में मिलते हैं तो हम मनुष्य होते हैं। हम एक दूसरे को न बताएं अपना नाम, अपना पता, अपना जन्म, तो हमारे चेहरे पर नहीं लिखा होता कि हम किस धर्म में पैदा हुए हैं, हम किस जाति में पैदा हुए हैं। ये सब हमने बनाए हैं। प्रेमचंद इस उपन्यास के माध्यम से मनुष्यता का यह धर्म, मनुष्यता का यह दर्शन भी प्रस्तुत करते हैं। सुखदा और नैना के बीच स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर लंबी बातचीत हुई है कि स्त्री का क्या कर्तव्य है, पति का क्या कर्तव्य है। प्रेमचंद इस जिरह को भी शामिल करते हैं। प्रेमचंद परिवार के मूल्य को बड़ा मूल्य मानने वाले लेखक थे। भले ही ये नायक का प्रेम दिखा रहे हों सकीना से, लेकिन अंततः वो लौटता है पत्नी के पास। जब देखता है कि पत्नी बदल चुकी है, पत्नी तो उसी रंग में रंग गई जिस रंग में वो रंगा है, आजादी के रंग में, तो लगता है कि यही मेरे लिए सही स्त्री है। वो लौटता है उसके पास। एक विचलन है उसके चरित्र में, एक ढुलमुलपन भी है। दरअसल प्रेमचंद अमर के माध्यम से यह भी दिखाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं यह जो आजादी की लड़ाई में एक मध्य वर्ग आया था, उसमें एक ढुलमुलपन भी था जो धीरे धीरे समाप्त हुआ। यानी कि प्रेमचंद का नायक वह अपने आरंभिक रूप में नहीं है, प्रेमचंद का नायक वह अपने अंतिम रूप में बनता है।
जहां उसका व्यक्तित्व निखार पाता है, वहां वह प्रेमचंद का नायक बनता है। यानी कि जहां प्रेमचंद ने उसको रचा है वहीं से वो नायक नहीं है। जब उसमें उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है, यानी पारिवारिक मूल्य भी समझता है, देश के मूल्य भी समझता है, और आजादी के मूल्य को जब लोगों में प्रसारित करता है, दलित बस्ती में जाकर काम करता है, लोगों को जागरूक बनाता है, शिक्षा के प्रति, मरे हुए जानवर का मांस न खाने के प्रति सचेत करता है, ये तमाम चीजें करता है। और जेल में काले खां के साथ जो उसकी बातचीत है, सलीम के साथ जो उसकी बातचीत है, ये तमाम प्रसंग, इस पूरे बदलाव में वह प्रेमचंद का नायक बनता है। एक ऐसा नायक जो एक सुख सुविधा, एक वैभवपूर्ण विलासिता के जीवन से निकलता है और यह दिखाता है कि दरअसल सही सुख तो आज़ादी में है, देश की आज़ादी में है, समाज की आज़ादी में है, स्त्री और पुरुषों के संबंधों में बराबरी जब हो उसमें है, हिंदू मुसलमान के विभेद में नहीं, दोनों के प्रेम में है। ये तमाम प्रसंग प्रेमचंद इस अपने छोटे उपन्यास के माध्यम से लेकर आते हैं और स्वाधीनता का एक बड़ा परिदृश्य उपस्थित करते हैं। यानी कि कर्मभूमि अपने प्रथम रूप में देश की आज़ादी के लिए लिखा गया उपन्यास है, लेकिन अपने अंतिम रूप में यह पूरे समाज की हर प्रकार की जकड़बंदियों से स्वाधीनता के लिए लिखा गया उपन्यास है। आज की तारीख में यदि कर्मभूमि को पढ़ा जाएगा, पढ़ा जा रहा है, तो इसका प्रसंग यह तो है ही कि आज़ादी की लड़ाई में किन लोगों ने योगदान किया, उसका उज्जवल पक्ष क्या था। उसके साथ साथ यह भी है कि आज जब बहुत सारे धार्मिक प्रसंग उपस्थित हो जाते हैं, बहुत सारे जातिगत प्रसंग उपस्थित हो जाते हैं, तब इस उपन्यास को और गहराई से पढ़ा जाए, समझा जाए। शांति कुमार और आत्मानंद जैसे लोग जो बात कह रहे थे, या उनके बहाने जो प्रेमचंद बात कह रहे थे किसानों के बारे में, स्त्रियों के बारे में, दलितों के बारे में, उनको समझा जाए और भारतीय समाज को और उज्जवल और बेहतर बनाया जाए, ज़्यादा मानवीय बनाया जाए, जहाँ पर एक मनुष्य के भीतर दूसरे मनुष्य के लिए वितृष्णा न हो।